आदित्य ने अचरज भरी नजरों से जानकी की ओर देखकर पूछा, दादी आप ये कह रही हैं कि जगदीश ठाकुर ने कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं किया और वो एक अच्छे इंसान है? हाँ बेटा, हम बिल्कुल यही कह रहे हैं। जगदीश और उनकी पत्नी गंगा ही तो उस मुश्किल घड़ी में हमारा सहारा बने थे। वो जगदीश ही तो थे जो हमें अपनी माँ की तरह मानते थे, और हमारे लिए उन्होंने अपने बाबा सा तक का साथ नहीं दिया था। उन्होंने तो कभी हमसे छीनी जायदाद में से 1 रुपये तक नहीं लिया। वो तो अपनी मेहनत की कमाई और अपनी नन्ही सी परी प्रीति को ही अपनी धन दौलत समझते थे। वो प्रीति जो हमें दादी सा कहकर हमारी गोद में आ छिपती थी, उसकी एक मुस्कुराहट हमारे सारे दर्द मिटा देती थी। इसलिए तो हमने ये सपना देखा था कि एक दिन हम उन्हें अपने पोते यानी कि आपकी दुल्हन बनाकर इस घर में ले आएंगे। गांव में तो आज भी बाल विवाह की प्रथा है। अगर सब ठीक रहता तो आपकी उनसे शादी बचपन में ही हो जाती। और आपको पता है, हमारे साथ जगदीश ने भी यही सपना देखा था कि उनकी नन्ही सी परी हमारी बहू बने। उनकी बातों ने जैसे आदित्य के होश ही उड़ा दिए और वो परेशान होकर फर्श पर देखने लगा। जानकी ने उसकी ओर देखा और फिर से बोली, आपने जो कुछ भी उनके परिवार के साथ किया, उसके बाद न जाने हमारे दूसरे बेटे जगदीश कैसे होंगे। हमारी नन्ही सी गुड़िया न जाने कैसी होगी। अब तो वो बहुत बड़ी हो गई होगी और खूबसूरत भी लगती होगी, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। इतना कहकर उन्होंने छिपाई हुई तस्वीर फिर से निकाली और बहुत प्यार से उसे देखने लगी। जानकी की बातें सुनकर आदित्य को प्रीति के साथ हुई अपनी पहली मुलाकात याद आने लगी। उसे जगदीश से हुआ अपना सामना भी याद आने लगा। वो मन ही मन बोला, ओह गॉड, इसका मतलब प्रीति ठीक कह रही थी कि उसके बाबा सा इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं और वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। अब मैं दादी को ये कैसे बताऊं कि जगदीश ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं रहे? कैसे बताऊं उन्हें कि उनकी नन्ही परी कोई और नहीं बल्कि वही प्रीति है जिससे वो ऑफिस में मिली है? कहीं अपने गुस्से की आग में मैंने बेकसूर लोगों को सजा तो नहीं दे दी? तभी जानकी फिर से बोली, आदि हम हमारा अतीत बहुत पीछे छोड़ आए हैं। अब हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहा। इसलिए हम आपसे भी यही कहेंगे कि सब कुछ भूल कर जिंदगी में आगे बढ़ना सीखिए। भूल जाइए, सब कुछ भूल जाए बेटा। नहीं भूल सकता दादी माँ, कभी नहीं भूल सकता। सुखदेव ठाकुर ने जो धोखा हमारे साथ किया है, उसकी सजा जब तक उन्हें नहीं मिलेगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। पर हाँ, मैं आपसे ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि उनके किए की सजा मैं किसी बेकसूर इंसान को कभी नहीं दूंगा। पर अगर किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश की या उनका साथ दिया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जानकी ये सब सुनकर परेशान हो गई। आदि प्लीज बेटा। आदित्य उठकर गुस्से में बोला, आप उस हवेली में नहीं जाना चाहती तो आज के बाद मैं आपको वहां जाने के लिए फोर्स कभी नहीं करूंगा। पर वो हवेली हमारी थी और हमारी रहेगी। आदि हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारे पोते वो कभी ना करे जो सालों पहले सुखदेव भाई साहब ने हमारे साथ किया था। धोखे से छीना गया उनका सब कुछ उन्हें लौटा दीजिए आदि। आदित्य ये सुनकर उन्हें हैरानी से देखने लगा। जानकी ने फिर से तस्वीर को छुआ और बोली, बेटा कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे जुड़ जाते हैं जिसके साथ कुछ अनचाहे रिश्ते भी बन जाते हैं, जिन्हें न चाहते हुए भी हमें निभाना पड़ जाता है। अगर सुखदेव ठाकुर और उनके बड़े बेटे ने हमारे साथ गलत किया है तो उन्हीं के छोटे बेटे ने हर मोड़ पर हमारा साथ भी दिया है। इसलिए हमारी बात मान जाइए। क्यों मानूं मैं आपकी बात दादी? आप मान रही है मेरी बात? ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, पर हमारी एक शर्त है। आदित्य उन्हें हैरानी से देखने लगा। जानकी उठकर उसके पास आई। उस हवेली में कदम रखने से पहले हम प्रीति से मिलना चाहते हैं। प्रीति का नाम सुनते ही आदित्य को वो सब याद आने लगा जो उसने प्रीति के साथ किया था। वो मन ही मन बोला, अगर दादी को ये पता चल गया कि उनकी प्रीति अब मेरी सेक्रेटरी है और मैंने उसके साथ क्या क्या किया है तो दादी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तभी जानकी ने पूछा, मिलवाएंगे ना आप हमें प्रीति से? आदित्य घबरा कर बोला, नहीं। जानकी उसे एकटक देखने लगी तो आदित्य फिर से बोला, मेरा मतलब है कि मैं आपको आपकी प्रीति से नहीं मिलवा सकता। पर क्यों बेटा? क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। आदित्य के इतना कहते ही जानकी के चेहरे के जैसे रंग ही उड़ गए और वो सोच में पड़ गई। शादी हो गई? हाँ, वो आप तो जानती ही हैं कि गांव में बाल विवाह की प्रथा आज भी कायम है। मुझे मानपुर में ही पता चला था कि ठाकुर सुखदेव सिंह की पोती प्रीति की शादी बचपन में ही किसी सुमेर नाम के लड़के से हो गई है। प्रीति की शादी की खबर सुनकर जानकी उदास हो गई। उन्हें उदास देखकर आदित्य मन ही मन बोला, आई एम सॉरी दादी, आज मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर सच आपको बता भी तो नहीं सकता।
कैसे बताऊंगा मैं आपको कि मैंने प्रीति को धोखा देकर ही सुखदेव ठाकुर का सब कुछ आपके नाम किया है। कैसे बताऊं मैं आपको कि प्रीति के पिता इस दुनिया में नहीं रहे। कैसे बताऊं मैं आपको कि प्रीति अपनी ही शादी के मंडप से भागकर यहाँ आई है, और मुझे ये भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने फिर से जानकी की ओर देखा और उनके पास आकर बैठा। दादी, आप सच में यही चाहती थी कि मेरी शादी प्रीति से हो? चाहते तो हम यही थे बेटा, पर ये सारी बातें करके अब क्या फायदा, क्योंकि प्रीति की तो अब शादी हो चुकी है और आप भी तो अहाना से शादी करने जा रहे हैं। आदित्य ये सब सुनकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे फिर से वो लम्हे याद आने लगे जब वो प्रीति के करीब था। काश कि प्रीति की शादी नहीं हुई होती तो हम उनकी शादी विवान से कर देते। जानकी के इतना कहते ही आदित्य उठकर खड़ा हो गया। उसकी परेशानी और बढ़ गई। जानकी ने उसे परेशान देखा तो वो भी उठकर खड़ी हो गई और उनके हाथ से वो तस्वीर नीचे गिर गई। उन्होंने आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, वो मैं बस। आदित्य ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी तस्वीर पर पड़ी। उसने तस्वीर उठाई और उसे देखकर हैरान रह गया। उसने जानकी की ओर देखा और फिर उस तस्वीर में दिख रही बच्ची की फोटो को देखकर पूछा, दादी ये प्रीति की तस्वीर है? जानकी ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से तस्वीर ली और उसे छूकर बोली, हाँ बेटा, ये हमारी प्रीति है। आपको पता है आदित्य, हम जब भी आपकी सेक्रेटरी प्रीति को देखते हैं तो हमें इनकी याद आती है। आदित्य उनकी ओर देखकर मन ही मन बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस बच्ची की शक्ल उस बच्ची से मिलती है जिसकी शादी होते हुए मुझे अपने सपने में दिखाई देती है। आदित्य उस तस्वीर को देखकर सोच में डूबा हुआ था। तभी जानकी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आदित्य ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उसे इतना परेशान देखकर जानकी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ आदि? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आदित्य कुछ पल सोचकर बोला, दादी इस तस्वीर में जो बच्ची है, मेरा मतलब प्रीति, उसकी शक्ल उस बच्ची से बहुत मिलती है जो मुझे सपने में नजर आती है। जानकी हैरानी से उसे देखने लगी। दरवाजे पर खड़ी सुमन ने जब ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जैसे जमीन ही नहीं रही। आदित्य उस तस्वीर की ओर देखकर फिर से बोला, हाँ दादी, पता नहीं ये मेरा वहम है या हकीकत, पर इसे देखकर मुझे एक पल के लिए यही लगा कि ये वही बच्ची है। पर ये कैसे हो सकता है बेटा? आपने तो इन्हें कभी देखा भी नहीं और ना ही आप इनसे कभी मिले हैं। आप तो कुछ दिनों पहले मानपुर गए थे, तो प्रीति से कैसे मिल सकते हैं? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा दादी कि आखिर इस तस्वीर वाली बच्ची का उस सपने वाली बच्ची से क्या कनेक्शन हो सकता है। आदित्य की ये बात सुनकर जानकी सोच में पड़ गई। आदित्य ने फिर से तस्वीर में उस बच्ची की ओर देखा और मन ही मन बोला, मुझे लगता है कि मेरे सवालों के जवाब मुझे प्रीति दे सकती है। उसके बचपन से मेरे सपनों का क्या ताल्लुक हो सकता है? दरवाजे पर खड़ी सुमन घबराकर तेजी से कमरे में आई और उसने आदित्य के हाथ से वो तस्वीर छीन ली। तस्वीर में उस लड़की को देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसका आदित्य के साथ बाल विवाह हुआ था। आदित्य ने सुमन का चेहरा देखा, फिर उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, मोम, क्या मेरे बचपन का ताल्लुक इस तस्वीर वाली लड़की से है? सुमन गुस्से में भड़की, तू पागल हो गया है आदि? तेरा बचपन विदेश में बीता है और ये लड़की गांव की है। तेरे बचपन का और तेरे सपनों का इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है और ना ही होगा। अच्छा होगा जो तू ये सब भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। अहाना से तेरी शादी होने जा रही है और अच्छा होगा अगर तू सिर्फ उसके बारे में सोचे, समझा? तभी जानकी ने आकर आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, हमें भी लगता है कि आपकी मोम ठीक कह रही हैं। आपको अतीत में नहीं जीना चाहिए और इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि आप सब कुछ भूल जाएं। फिर चाहे वो आपके सपने हो या फिर मानपुर में हुआ हमारे साथ वो हादसा। बेटा, अतीत के साए में जिंदगी नहीं गुजारी जाती, वरना हमारा वजूद अतीत के अंधेरों में कहीं खोकर रह जाता है। माँ ठीक कह रही है आदि, आज के बाद तू कभी मानपुर नहीं जाएगा। नहीं चाहिए हमें वो हवेली जिसमें कदम रखते ही माँ और लता भाभी का बीता हुआ कल उनके सामने आकर खड़ा हो जाए और उनकी आंखों में अनगिनत आंसुओं की बरसात होने लगे। इसलिए आज के बाद इस घर में कभी मानपुर का जिक्र नहीं होगा और न ही तू कभी उस गांव में जाएगा। आदित्य हैरान परेशान सा उन्हें देखने लगा। और एक बात, इस तस्वीर वाली लड़की के साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए आज के बाद इस लड़की का भी जिक्र इस घर में नहीं होना चाहिए, समझा तू? आदित्य ने आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो सुमन ने जानकी की ओर देखा। चलिए माँ, चलकर नाश्ता कर लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगी तो घर में कोई भी नाश्ता नहीं करेगा, चलिए।
जानकी ने आहिस्ता से अपना सिर हिलाया और सुमन के साथ जाने लगी, पर आदित्य अभी भी वहीं खड़ा था। सुमन ने पलटकर उसे भी आवाज लगाई, आदि चला जा। आ रहा हूं मॉम। आदित्य भी उनके पीछे ही चल दिया, पर तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। उसके कदम रुक गए। इंस्पेक्टर का नंबर देखते ही उसने तुरंत कॉल रिसीव की। बोलिए इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर मेहरा, आप प्लीज जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाए, हमने उस ऑटो वाले को अरेस्ट कर लिया है। मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। आदित्य तेजी से अपने कमरे की ओर दौड़ा। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से सीढ़ियों से नीचे आने लगा। उसे जाते देख सुमन ने पूछा, आदि अब तू कहाँ चल दिया? नाश्ता तो करके जा। नहीं मोम, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूंगा, आदित्य ने जवाब दिया। पर कोई उससे आगे कुछ पूछता उसके पहले ही वो वहां से चला गया। उसके जाते ही लता बोली, आदि को संभालने के लिए उसकी बीवी जल्द से जल्द आ जाए तो हम लोग चिंता मुक्त हो जाए। जानकी ये सुनकर मुस्कुरा दी, पर सुमन के चेहरे का रंग अभी भी उड़ा हुआ था। उसने उस तस्वीर को देखकर जानकी से पूछा, माँ आप सुखदेव काका के परिवार को सालों से जानती है ना? हाँ बेटा, सुमन ने उनके पास आकर पूछा। काका वहीं के रहने वाले थे या वो किसी और गांव से वहां आए थे? जानकी ने नाश्ता करते हुए जवाब दिया, बेटा वो लोग श्यामगढ़ के रहने वाले थे, किसी वजह से उन्हें उनका सब कुछ छोड़कर मानपुर आना पड़ा था, बस तब से ही हम उन्हें जानते हैं। सुमन ने उनके ग्लास में पानी डाला और अगला सवाल किया, प्रीति कितनी बरस की थी जब वो मानपुर आई थी? यही कोई 4-5 बरस की थी वो। जानकी के इतना कहते ही सुमन के हाथों से पानी का जग छूटकर फर्श पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। सब चौंक कर उठ खड़े हुए। लता तुरंत उठकर उसके पास आई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ सुमन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुमन ने खुद को संभाला और बोली, हाँ भाभी मैं ठीक हूँ, बस आज सुबह से हल्का सा सिर दर्द हो रहा है। जानकी भी उठ खड़ी हुई, तो बेटा जाकर आराम करिए, हम सब अपना नाश्ता खुद कर लेंगे। हाँ सुमन तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारा नाश्ता और मेडिसिन तुम्हारे कमरे में लेकर आती हूँ। सुमन ने आहिस्ता से सिर हिलाया और अपने कमरे में जाने लगी, पर बार बार उसकी आंखों के सामने वही बचपन की तस्वीर आ रही थी। वो अपने कमरे में आई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद उन्होंने वही टेबल पर रखी आदित्य की तस्वीर उठाई और उसे देखकर बोली, तू सिर्फ मेरा बेटा है आदि, सिर्फ मेरा। मैं तुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी और ना ही किसी को तुझे मुझसे छीनने दूंगी। किस्मत चाहे कितना भी घटिया खेल खेले मेरे साथ, पर तू मेरा बेटा था और मेरा बेटा ही रहेगा। मैं कभी तुझे पता नहीं चलने दूंगी कि तुझे सपने में जो लड़की नजर आ रही है वो यही लड़की है और इसी के साथ बचपन में तेरी शादी हुई थी। अगर तुझे इस लड़की की हकीकत पता चल गई तो सबके सामने ये सच भी आ जाएगा कि तू मेरा बेटा नहीं है। नहीं नहीं, मैं आदित्य को सच कभी पता नहीं चलने दूंगी, फिर चाहे मुझे इस लड़की को अपने रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े। मैं अब आदि को कभी मानपुर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। अब मुझे जल्द से जल्द आदि और अहाना की शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। मैं आदि को शादी की तैयारियों में इतना बिजी रखूंगी कि वो कभी इस तस्वीर वाली लड़की के बारे में सोचेगा भी नहीं। उसने अपने आंसू पोंछे और उठकर बोली, नहीं, मैं सच सबके सामने कभी नहीं आने दूंगी। मैं आदि की मोम हूँ और वो मेरा बेटा है, यही सच है और यही रहेगा। पर माँ की बातों से ये तो तय है कि ये वही लड़की है जिसके साथ बचपन में आदि की शादी हुई है, वरना आदि को यही लड़की सपने में नजर कभी नहीं आती। सुखदेव काका का परिवार श्यामगढ़ से मानपुर आया था, इसका मतलब कि आदित्य की असली फैमिली के बारे में उनका पूरा परिवार जानता होगा। अगर गलती से भी प्रीति आदित्य के सामने आ गई तो वो मेरे बेटे को छीनकर उसके असली माँ बाप के पास ले जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे आदित्य और अहाना की शादी के पहले ही मानपुर जाकर इस किस्से को वहीं खत्म करना होगा। इतना कहकर सुमन ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और अलमारी के पास रखा अपना सूटकेस उठाया। वो जल्दी जल्दी उसमें अपने कपड़े डालने लगी। इधर आदित्य पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसे देखते ही इंस्पेक्टर साहब ने उठकर उससे हाथ मिलाया। आइए मिस्टर मेहरा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, प्लीज बैठिए। ऑटो वाले को आपने अरेस्ट कर लिया है। आई एम श्योर कि रुपए भी मिल गए होंगे, आदित्य ने बैठते ही पूछा। नहीं मिस्टर मेहरा, रुपए नहीं मिले हैं, क्योंकि आपके रुपए उस ऑटो वाले ने किसी और के कहने पर चोरी किए हैं। आदित्य ने हैरानी से पूछा, किसी और के कहने पर? जी, उसने बताया नहीं कि उसने ये काम किसके कहने पर किया है? आदित्य ने पूछा। बता दिया है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया।
आदित्य उन्हें एकटक देखते हुए उनके कुछ कहने का इंतजार करने लगा, तो इंस्पेक्टर साहब बोले, अहाना जी का शक सही साबित हुआ मिस्टर मेहरा। उस ऑटो वाले ने जो कुछ भी किया उसमें आपकी सेक्रेटरी मिस प्रीति का ही हाथ है। उस ऑटो वाले ने उनके कहने पर ही ये सब किया है। आदित्य के जैसे होश ही उड़ गए। वो हैरानी से इंस्पेक्टर को देखने लगा, तो इंस्पेक्टर फिर से बोले, इतना ही नहीं, उस ऑटो वाले का तो ये भी कहना है कि मिस प्रीति ने जानबूझकर आपके भाई के सामने ऐसा सीन क्रिएट किया जिससे रुपए भी उनके हाथ लग जाए और उन्हें आपके भाई के रूप में एक ऐसा गवाह भी मिल जाए जिसकी बातों पर आप आसानी से भरोसा कर सके कि मिस प्रीति का इन सब में कोई हाथ नहीं है। पर फिर भी अभी तक हमने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं मिस प्रीति को अरेस्ट करने से पहले आपसे बात करना चाहता था। तभी वहां अविनाश और अहाना भी आ गए। इंस्पेक्टर साहब, वो ऑटो वाला झूठ बोल रहा है। मैं प्रीति को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ये सब नहीं कर सकती। इतनी बड़ी प्लानिंग करना उस लड़की के बस की बात नहीं है। जरूर कोई है जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं उस ऑटो वाले से मिलना चाहता हूँ। आइए। इंस्पेक्टर उसे उस लॉकअप में लेकर आए जहां वो ऑटो वाला बंद था। ऑटो वाला उठकर खड़ा हुआ और बोला, मैंने आपको बता तो दिया इंस्पेक्टर साहब कि मैंने ये सब उस लड़की प्रीति के कहने पर किया है, और यही सच है। आदित्य ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ी। तुम कितना सच बोल रहे हो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये झूठ मेरे सामने न दोहराओ, समझे? ऑटो वाला नजरें चुराने लगा। आदित्य ने उसे छोड़ दिया और उसने उसे घूरते हुए इंस्पेक्टर साहब से पूछा, कहाँ से अरेस्ट किया इसे आपने इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, प्रीति जी के घर के सामने से इसे अभी थोड़ी देर पहले ही अरेस्ट किया है। इसका कहना है कि ये प्रीति जी को चुराए रुपए देने गया था। आदित्य ने तुरंत उस ऑटो वाले की ओर देखा। कमाल के डेयरिंग वाले इंसान हो तुम यार। पुलिस तुम्हें तलाश रही थी और तुम इतना खतरा उठाकर चुराए हुए रुपए सीधे उस लड़की के घर देने पहुंच गए जिस पर पुलिस को सबसे पहले शक हुआ। तुम्हें इस बात का भी डर नहीं लगा कि पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर सकती है? आदित्य के इतना कहते ही इंस्पेक्टर भी सोच में पड़ गए। तभी आदित्य उस ऑटो वाले को घूरते हुए फिर से इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी की अच्छे से खातिरदारी कीजिए, तब शायद इसके मुंह से सच बाहर आएगा, क्योंकि मेरे लिए इसका ये सच हजम करना मुश्किल है कि ये इतनी आसानी से प्रीति के घर के बाहर से अरेस्ट किया गया है, या फिर मैं ये कहूँ कि इसने जानबूझकर खुद को प्रीति के घर के बाहर से अरेस्ट करवाया है ताकि ये उसे फंसा सके। प्रीति ने अगर सच में ये सब किया होता तो वो रुपए लेकर इसे अपने घर तो कभी नहीं बुलाती, कहीं और मिलती इससे, क्योंकि वो जानती है कि हम इसे तलाश रहे हैं। साफ पता चलता है इंस्पेक्टर साहब कि ये सब प्रीति को फंसाने के लिए किसी शातिर खिलाड़ी की साजिश है। इंस्पेक्टर भी बोले, हमें भी यही लगता है मिस्टर मेहरा, इसलिए तो प्रीति जी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमने आपको यहाँ बुलाया है। बहुत अच्छा किया आपने। अब इस आदमी से सच बाहर निकलवाए, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि आखिर इस खेल के पीछे का असली मास्टरमाइंड है कौन। वही खड़ी अहाना ये सब सुनकर घबरा गई। पास खड़े अविनाश की नजर जैसे ही उसके घबराए हुए चेहरे पर पड़ी तो वो सोच में पड़ गया। अहाना मन ही मन बोली, ओह गॉड, कहीं मेरा ये खेल मुझ पर ही ना पलट जाए। आदित्य तो इस इंस्पेक्टर से भी ज्यादा सवाल कर रहे हैं इस ऑटो वाले से, कहीं ये कुछ उगल ना दे। शुक्र है कि ये मुझे नहीं जानता और इससे डील मोमने की थी, पर कहीं ये बेवकूफ मोम के बारे में सबको बता ना दे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी आदित्य ने फिर से उस ऑटो वाले की ओर देखा। अगर तुमने वो रुपए प्रीति के कहने पर उड़ाए हैं और तुम उसे रुपए देने ही उसके घर गए थे, तो रुपए उसी के पास, उसी के घर में होना चाहिए, है ना? ऑटो वाला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उन्हें पूरे रुपए सौंप दिए थे। अब रुपए उन्होंने अपने घर में छिपाए हैं या फिर कहीं और, ये मैं नहीं जानता। आदित्य तुरंत इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब, प्रीति जिस बिल्डिंग में रहती है वहां के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मंगवाए। सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा, पर प्रीति को इस बारे में कुछ पता ना चलने पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ शातिर लोगों के खेले गए इस घटिया खेल का खामियाजा एक मासूम लड़की को चुकाना पड़ जाए। मैंने फुटेज मंगवाने के लिए पहले ही 2 हवलदारों को भेज दिया है, इंस्पेक्टर साहब बोले। आदित्य ने साइड में आकर विवान को कॉल किया। आईने के सामने खड़े होकर बाल झाड़ रहे विवान ने जैसे ही उसकी कॉल देखी तो तुरंत कॉल रिसीव की। हाँ भाई, 10 मिनट में ऑफिस पहुंचो, कुछ बात करनी है तुमसे। ओके ब्रो। विवान के इतना कहते ही आदित्य ने कॉल कट कर दी। लगभग 10 मिनट के बाद आदित्य अपने कैबिन में बड़ी ही बेचैनी से टहल रहा था। वो बस विवान के आने का इंतजार कर रहा था।
तभी हाना वहां आकर बोली, आदित्य मुझे लगता है कि आपको उस लड़की प्रीति पर यूं आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी दिन वो लड़की आपको गहरी चोट पहुंचा सकती है, हमारी कंपनी को करोड़ों रुपए का चूना लगा सकती है। आदित्य आकर अपनी चेयर पर बैठा और अहाना की ओर देखकर बोला, अहाना तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही प्रीति के अगेंस्ट बोलने लगी हो? अहाना उससे नजरें चुराने लगी तो आदित्य ने उसे गुस्से में घूरा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और प्रीति के बीच क्या चल रहा है अहाना, और ऐसी क्या वजह है जो तुम उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? पिछली बार भी तुम्हारी बात पर भरोसा करके मैंने प्रीति की सबके सामने इंसल्ट की थी, पर फिर पता चला कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, इसलिए तुम्हें ये बात भी पता होगी कि आदित्य मेहरा को गलतियां दोहराना पसंद नहीं है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं आदित्य, मैं प्रीति के अगेंस्ट नहीं हूँ, बल्कि सारे प्रूफ उसके खिलाफ हैं। उस ऑटो वाले ने साफ साफ कहा है कि ये सब उसने प्रीति के कहने पर ही किया है। और आदित्य, शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि आपने मानपुर में उसके परिवार के साथ क्या किया है। हो सकता है कि वो उसी का बदला लेने यहाँ आए हो। आदित्य गुस्से में उठ खड़ा हुआ, शट अप अहाना, जस्ट शट अप। मैं प्रीति और उसके परिवार को तुमसे बेहतर जानता हूँ। वो क्या है और क्या कर सकती है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। प्रीति पर मुझे उतना ही भरोसा है जितना कि तुम पर है। वो कोई गलत काम नहीं कर सकती। ओह रियली आदित्य, तो फिर आपकी वो भरोसेमंद प्रीति इस वक्त है कहाँ? अब तक ऑफिस क्यों नहीं आई? आदित्य फिर से आकर अपनी चेयर पर बैठा और फाइल्स चेक करते हुए बोला, ट्रैफिक में कहीं फंस गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। अहाना गुस्से में बोली, नहीं आएगी। आई एम श्योर कि वो आपके भरोसे का फायदा उठाकर रुपए लेकर यहाँ से भाग गई है। आदित्य गुस्से में टेबल पर हाथ रखकर खड़ा हुआ और चीखा, इनफ अहाना, बहुत हो चुका। बेहतर होगा अगर तुम अपने काम पर ध्यान दो और पुलिस को भी अपना काम करने दो, गो। अहाना गुस्से में भान भनाती हुई वहां से जाने लगी। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े विवान पर पड़ी। उसे देखते ही अहाना बिना कुछ कहे साइड से निकल गई। उसके जाते ही विवान अंदर आया, भाई मैं प्रीति को आज से नहीं बल्कि सालों से जानता हूँ। बहुत अच्छी लड़की है वो, और एक अच्छे परिवार से भी है। बेशक उसके परिवार के पास हमारी जितनी दौलत नहीं है, पर कम भी नहीं है, इसलिए उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, अपने फोन का लॉक खोलकर दो मुझे। विवान उसे हैरानी से देखने लगा तो आदित्य ने उसे घूरते हुए पूछा, कम सुनाई देने लगा है तुम्हें? मैंने कहा कि अपने फोन का लॉक खोलो और मुझे दो, जल्दी। विवान ने तुरंत लॉक खोला और फोन उसकी हथेली में रख दिया। आदित्य उसे घूरते हुए फोन चेक करने लगा। उसने फोन चेक करते हुए पूछा, कल प्रीति तुम्हें कहाँ मिली थी? वो मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा था तो मुझे रास्ते में प्रीति एक ऑटो में बैठी नजर आई। उसे देखते ही मैंने उसकी ऑटो रुकवाए और उससे कहा कि मैं उसे ऑफिस छोड़ देता हूँ। उसने मना भी किया था मुझे, पर मैं नहीं माना। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे ऑटो से बाहर निकाला ही था कि तभी ऑटो वाले ने अपनी ऑटो आगे बढ़ा दी और रुपए लेकर वहां से चला गया। मैंने और प्रीति ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर सिग्नल का फायदा उठाकर वो भागने में कामयाब हो गया और फिर हम दोनों पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने पहुंचे। ऑटो वाला अरेस्ट हो चुका है विवान, और तुम जानते हो कि उसे कहां से अरेस्ट किया गया है? विवान ने हैरानी से पूछा, कहां से? प्रीति के घर के बाहर से, आदित्य ने जवाब दिया। व्हाट? हाँ विवान, और उस ऑटो वाले ने स्टेटमेंट भी दिया है कि उसने जो कुछ भी किया है प्रीति के कहने पर किया है, और जब वो अरेस्ट हुआ उस वक्त वो चोरी के रुपए प्रीति को देकर ही उसके घर से बाहर निकल रहा था। भाई अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि कोई मेरी दोस्त को फंसाने की कोशिश कर रहा है, वरना आप खुद ही सोचिए कि अगर ये सब प्रीति की रची साजिश होती तो क्या वो इतनी बेवकूफ़ी करती कि उस ऑटो वाले को रुपए लेकर अपने ही घर बुलाती ताकि पुलिस का शक उस पर और गहरा हो जाए। भाई कोई तो है जो प्रीति को फंसाना चाहता है। मैं जानता हूँ विवान, अगर आप जानते हैं भाई तो कुछ करिए ना। विवान, अगर हमें उस इंसान को पकड़ना है जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है तो हमें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना होगा। मुझे इस खेल को खत्म करने में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आपके साथ हूँ भाई, बस मेरी दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम प्रीति से प्यार करते हो? तभी आदित्य ने पूछा। विवान का मुंह खुल गया और वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा। आदित्य उठकर खड़ा हुआ और विवान के पास आया। उसने विवान की ओर देखा, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें प्रीति की इतनी फिक्र है
कि उसकी खातिर तुम शायद मुझसे भी झगड़ सकते हो, बस इसलिए पूछ रहा हूँ। विवान मुस्कुरा दिया। मुझे लगा कि आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको मेरा प्रीति की इतनी फिक्र करना अच्छा नहीं लग रहा और शायद आप उसे पसंद करते हैं। शट अप विवान, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं अहाना से शादी करने जा रहा हूँ। शादी करने जा रहे हैं, पर अभी तक आपने अहाना से शादी की नहीं है भाई। वॉट रबिश। विवान फिर से मुस्कुराया। मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई कि आप अपने दिल की बात मुझे तो क्या खुद अपने आप को भी आसानी से नहीं बताते, इसलिए ये बात यही खत्म करते हैं और मैं आपको आपके पूछे सवाल का जवाब दे देता हूँ। मैं और प्रीति सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं और कुछ नहीं। हम दोनों के ही मन में प्यार वाली फीलिंग न कभी थी और न ही कभी होगी। हाँ, पर हम दोनों के बीच दोस्ती के अलावा एक रिश्ता और है। आदित्य ने तुरंत उसकी ओर देखा तो विवान मुस्कुराते हुए बोला, और वो रिश्ता भाई बहन का है, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य ने उसे गुस्से में घूरा। शट अप विवान। विवान हंसने लगा। आदित्य फिर से अपनी चेयर पर बैठा और बोला, जाकर मेरे कैबिन का डोर अंदर से लॉक करो ताकि मैं तुम्हें अपना प्लान समझा सकूं। मैं नहीं चाहता कि ऑफिस स्टाफ के किसी भी सदस्य को हमारे प्लान के बारे में पता चले, क्योंकि ये खेल जिसने भी खेला है वो यही इसी ऑफिस में ही है। क्योंकि रुपए वाली बात मेरे और प्रीति के अलावा इस ऑफिस में सिर्फ अविनाश और अहाना जानते थे। विवान सोच में पड़ गया, पर फिर उसने तुरंत उठकर दरवाजा लॉक किया। दूसरी ओर अहाना गुस्से में अपने कैबिन में टहल रही थी। उसे आदित्य और विवान दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने टेबल पर बहुत जोर से हाथ मारा और बोली, इस विवान ने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। समझ नहीं आता कि इन दोनों भाइयों को उस 2 टके की लड़की पर इतना भरोसा क्यों है। तभी अविनाश वहां आ गया। वो दोनों प्रीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पर तुम शायद उसे नहीं जानती हो, इसलिए उस पर इतने घटिया इल्जाम लगाकर उसे फंसाने की कोशिश में लगी हुई हो, है ना? वॉट रबिश। मैं क्यों उसे फंसाने की कोशिश करने लगी? सारे सबूत उसकी ओर ही इशारा कर रहे हैं। उसकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत आदित्य सर है अहाना, और यही बात तुम्हें पसंद नहीं आ रही है। और शायद यही वजह है कि तुम उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए मौके का फायदा उठाकर उस लड़की पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हो। ये सब सुनकर अहाना गुस्से में भड़की। बहुत हो चुका अविनाश, तुम इस तरह मुझ पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हो। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे दोस्त हो या फिर उस प्रीति के? अविनाश कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी अहाना फिर से गुस्से में बोली, आजकल तुम मेरा साथ कभी नहीं देते। हर वक्त हर मामले में तुम्हें प्रीति सही और मैं गलत लगती हूँ। अविनाश, जो लड़की अपनों को धोखा देकर यहाँ भाग आई, उस लड़की पर तुम इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? अविनाश ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, उसके अतीत से इस चोरी का कोई लेना देना नहीं है अहाना, इसलिए प्लीज उसके अतीत को इन सब के बीच में मत लाओ। वो उसके पर्सनल मैटर पर हमारे पास आधी अधूरी सी जानकारी है, इसलिए हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उसके अतीत में हुए हादसों को लेकर उस पर इस तरह के इल्जाम लगाएं, समझी तुम? अहाना उसे गुस्से में घूरने लगी। अविनाश ने एक फाइल टेबल पर फेंकी। पनवेल वाले प्रोजेक्ट की फाइल है, करेक्शन करके आदित्य सर को दे देना, क्योंकि आज इस फाइल के साथ उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से जाने लगा, पर 2 कदम चलकर उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर अहाना की ओर देखा। किसी को प्रीति पर भरोसा हो या ना हो अहाना, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और उससे भी बड़ी बात, आदित्य सर भी उस पर भरोसा करते हैं। अविनाश की बातें सुनकर अहाना का गुस्सा और बढ़ गया और उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। अविनाश ने उसकी बंधी मुट्ठी देखी और उसे घूरते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही अहाना ने अपने टेबल पर रखा सारा सामान हाथ मारकर गिरा दिया और गुस्से में बोली, नहीं प्रीति, मैं तुम्हें अपने बनाए जाल से इतनी आसानी से नहीं निकलने दूंगी। तुम्हें तो मेरे रास्ते से हटना ही होगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और किसी को फोन किया। दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, कल रात बनाए हमारे नए प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। आज प्रीति किसी भी हालत में मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑफिस में ना पहुंच पाए। दूसरी ओर से आवाज आई, ठीक है। अहाना ने कॉल कट कर दिया और तीखी सी मुस्कान के साथ बोली, प्रीति पर आपको चाहे कितना भी ट्रस्ट हो आदित्य, पर मैं ऐसे हालात खड़े कर दूंगी कि आप खुद उस पर 1 करोड़ की चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अरेस्ट करवाएंगे। इधर प्रीति एक ऑटो में बैठी हुई थी जो तेजी से उसके ऑफिस की ओर बढ़ रहा था। वो ऑफिस पहुंचने ही वाली थी कि अचानक ऑटो के सामने एक आदमी आ गया। ऑटो वाले ने तुरंत ब्रेक लगाया और ऑटो से बाहर आया।
वो उस आदमी को उठाते हुए बोला, अभी अगर मैंने सही समय पर गाड़ी पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। प्रीति भी ऑटो से बाहर आ ही रही थी कि तभी किसी ने उसके मुंह पर स्प्रे मार दिया। वो कुछ पलों में ही बेहोश हो गई। स्प्रे मारने वाले ने अपने बाकी 2 साथियों के साथ प्रीति को अपनी गाड़ी में बैठाया और वहां से चले गए। इधर आदित्य ने मिरर वॉल में से प्रीति को देखा, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आई। उसने वॉल की ओर देखते हुए टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और प्रीति के कैबिन में फोन किया। रिंग जा रही थी पर वो फोन नहीं उठा रही थी। आदित्य मन ही मन बोला, लगता है प्रीति अभी तक आई नहीं। अगर ये लड़की आज ऑफिस नहीं आए तो बिना इसकी मदद के मैं उस धोखेबाज को कैसे पकड़ूंगा जो मेरे ही ऑफिस में काम करते हुए मुझे ही खोखला करने की कोशिश कर रहा है। उसने यही सब सोचकर प्रीति के मोबाइल पर फोन किया। रिंग तो जा रही थी लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। आदित्य अपने कैबिन से बाहर आया और तेजी से रिसेप्शन की ओर बढ़ने लगा। रिसेप्शन पर रिया अपने काम में लगी हुई थी। आदित्य को देखते ही वो तुरंत बोली, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रिया, प्रीति अपने कैबिन में नहीं है, अब तक आई नहीं है क्या? सर वो बस आती ही होगी, आज वो सिद्धिविनायक मंदिर गई थी भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि आपके रुपए आपको जल्द से जल्द मिल जाए। उसके आते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं अपने कैबिन में ही हूँ। जी सर। आदित्य फिर से अपने कैबिन में चला गया। उसके जाते ही रिया ने प्रीति को फोन किया पर उसका फोन बंद आ रहा था। वो बार बार उसका नंबर ट्राई किए जा रही थी पर दूसरी ओर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। वो मन ही मन बोली, ये प्रीति का नंबर बंद क्यों आ रहा है, पता नहीं कहाँ रह गई। रिया परेशान होकर सोच में पड़ गई। इधर एक झोपड़े में प्रीति एक बल्ली से टिककर बेहोश बैठी हुई थी। उसके हाथ बल्ली से पीछे की तरफ बंधे हुए थे और दोनों पैर भी आपस में बंधे थे। प्रीति को आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा तो खुद को एक अनजान जगह देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने अपने हाथों और पैरों को खोलने की बहुत कोशिश की पर वो अपने हाथ पैर नहीं खोल पाई। खोलो मुझे, कौन लेकर आया है मुझे यहाँ, खोलो, प्रीति चीखे जा रही थी पर दूसरी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। डर और घबराहट की वजह से वो रोने लगी। तभी किसी ने आकर उसके मुंह पर पानी फेंक दिया। वो चौंक गई। प्रीति ने उसकी ओर नजरें उठाकर देखा तो एक आदमी मुंह पर कपड़ा लपेटे उसके सामने खड़ा था। वो अपने एक घुटने के बल उसके सामने बैठा और बोला, शांति से बैठी रहेगी तो अगले 24 घंटों के बाद सही सलामत छोड़ दी जाएगी, पर अगर बेवजह का शोर मचाया या फिर यहाँ से भागने की कोशिश की तो अपनी जान से जाएगी, समझी? इसलिए अब खुद तय कर कि तुझे क्या करना है। इतना कहकर वो आदमी जाने लगा तो प्रीति ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उस आदमी के कदम रुक गए। लेखिका कविता वर्मा।